हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की राजस्थान बोर्ड के बारे में, जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला, मतलब कि अर्थशास्त्र का जो पेपर होने वाला है उसके पूरे क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते थे, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का पेपर है आपका 11वीं क्लास का, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसका, ये आपका राजस्थान बोर्ड का। तो राजस्थान बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सारे के सारे पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। तो इस पेपर में आपका क्या क्या होने वाला है वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले पेपर को देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना अपना अंकों में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको शब्दों में रोल नंबर डालना है। यहाँ पर टोटल आपके 33 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला। टोटल पूरा 70 नंबर का आपका होने वाला है। आपके यहाँ पे क्लास 12th क्लास का अर्धवार्षिक का पेपर है जो आपका इकोनॉमिक्स का होने वाला है। आपको नीचे निर्देश दिए गए निर्देशों को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। जो यहाँ पर निर्देश बोल रखे इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। ये पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले पहले प्रश्न की बात करने वाले कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछे जाने वाले। सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला। बाकी जो प्रश्न आपको जिसका आंसर इस वीडियो में नहीं मिलेगा वो सारे के सारे आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं रियल 95 के नाम से, तो वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो करते हैं प्रश्नों की, कौन कौन से इसमें प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्न की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आ जाता है खंड ए, जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूछा गया कि एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी, वो यहाँ पे बतानी है। द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इकोनॉमिक या कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, या इकोनॉमिक टू इन द नेचर एंड कॉज। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन क्या आने वाला देख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न में आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन पूरा उपयुक्त। इसमें आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको टिक अच्छे से लगा लेना। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर सी। तो पहले का सी आंसर एकदम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा गया, तो दूसरा वाला देख सकते हैं। दूसरे में पूछा गया है आपसे अन्न उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाती है। आगत आगमी के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो यहाँ पे आपको देख लेना है। तो उस वस्तु को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे का आपका सी हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहले का भी सी, दूसरे का भी सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न में चलते हैं। इसमें एक आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीमांत उपभोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीमांत उपभोग आपका यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड का ऑप्शन ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते, इसमें पूछा गया भारतीय रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी यहाँ पे 1930, 1945, 1935, 1950। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1935। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम वहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया वो यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया कि अनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में होती है। क्या होती है, अनुपात कमी होती है, वृद्धि होती है, स्तर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका यहाँ पे आंसर आपका कमी है। क्या आ जाएगा, कमी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6, जिसमें निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। तो प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 6 देख लेना है। इसमें पूछा गया निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। कौन नहीं, वस्तु में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान, या विदेशी ऋण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ जाएगा वस्तुओं में व्यापार। क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे कर लेना वस्तु में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विदेशी ऋण। तो क्या आ जाएगा, विदेशी ऋण आपका यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 7 को आपको यहाँ पर देख लेना। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया आपसे, उसको आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। तो जितने प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेने हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया। किसका अध्ययन नहीं किया जाता, व्यक्तिगत इकाई, कुल निर्यात, कुल रोजगार, या समग्र कीमत। इसमें से किसका इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है।
तो इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आने वाला, वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से क्या ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें से आ जाएगा व्यक्तिगत इकाई का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते, इसमें पूछा गया एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत या स्पष्ट लागत। किसे क्या कहते हैं? तो इसको हम अवसर लागत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, इसमें पूछा गया है आपसे बजट रेखा का ढाल होता है। जो बजट रेखा है उसका ढाल क्या होता है? तो उसका ढाल लंबवत, धनात्मक, क्षेत्र ढाल या फिर यहाँ पे नेगेटिव ढाल। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए, बी, सी, डी। इनमें से क्या? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा आपका ऋणात्मक ढाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसका? 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया पैमाने के प्रतिपल का संबंध किससे? अति अल्पकाल से, अल्पकाल से, अति दीर्घकाल से या दीर्घकाल से? किससे आ जाएगा? दीर्घकाल से। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 जिसमें निम्न में से किस लागत चक्र का बाल आयताकार अति पर विलय होता है? औसत स्थिति लागत का, कुल लागत का, औसत परिवर्तनशील लागत का। तो यहाँ पे 11 का आंसर क्या होने वाला वो यहाँ पर देख सकते हो। तो 11 का आंसर आपका इसमें क्या लग जाएगा वो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा औसत स्थित लागत वक्र। तो आप ऑप्शन वहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 12 पे जैसे पूछा गया जिस वजह संरचना में दो विकता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्विअधिकार प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता, अल्प प्रतियोगिता या, तो यहाँ पर द्विअधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्प पूरे के पूरे करवा दिए। अब हम करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की बात। रिक्त स्थान में क्या क्या पूछा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिक्त स्थान भी आपके एक नंबर के पूरे होने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि वह व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वह व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्थिक इकाई कहते। क्या कहते हैं? आर्थिक इकाई कहते हैं। ठीक है, पहले में। दूसरे में क्या पूछा गया? टेलीविज़न वस्तु का उदाहरण है। टेलीविज़न किस वस्तु का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमें लिख देना किस वस्तु का आ जाएगा? ये उपभोग वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, उपभोक्ता क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेलीविज़न उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30 में एक खाली स्थान आय व उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। कौन आय व उपभोग की व्याख्या करता है? उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा कौन? उपभोक्ता। कौन करता है? उपभोग। उपभोग फलन कौन करता है? तीसरे में उपभोग फलन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों से होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे राजस्व। क्या कहेंगे? राजस्व कहते हैं। राजस्व बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 जिसमें पूछा गया जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है जिसे विक्रय कहा जाता है। कौन सा विक्रय कहा जाता है? जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो आपको यहाँ पे भर लेना है। तो सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पे मिलता जा रहा है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आधिकारिक कोष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधिकारिक कोष विक्रय कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 इसमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में क्या होती है? कमी होती है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपके पूरे करवा दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपके यहाँ पे प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पे देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न बनते हैं जो आपको 10 से 20 शब्दों में लिखने होते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 4 में रेपो रेट का क्या अर्थ है वो यहाँ पे बता देना है। इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मुद्रा पूर्ति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं लिखिए। 6 में स्वायत्ता निवेश वक्र का रेखाचित्र बनाइए। 7 में सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य लिखिए।
8 में मांग की लोच का सूत्र लिखिए। इसके बाद 9 में सामान्य वस्तु से क्या विप्रिय है लिखिए। 10 में पूछेगा अल्पकालिक औसत परिवर्ती लागत वक्र का आकार कैसा होता है, ये लिख लेना है आपको यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न। इसके बाद 11 में पूछा गया दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में पूछा अल्पकालीन औसत लागत फलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे के पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये थ्योरिकल प्रश्न देख लेना जो आपके यहाँ पे 2 नंबर से प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। तो इसको सॉल्यूशन करके सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेने, सारे के सारे प्रश्न ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस प्रश्न को भी आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, 5th वाला प्रश्न कर लेना आपको। 6 वाला भी जो 2-2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 में इसमें तृतीय और स्थिर दर के एक गुण लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8 में सीमांत और भोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 में बजट घाटा दूर करने के कोई 2 सुझाव लिखिए। 10 में इसमें सकारात्मक तथा आदर्शमात्मक विश्लेषण के मुख्य भेद क्या है लिखिए। प्रश्न नंबर 11 में मांग के नियम को बताइए, मांग का नियम क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 में अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याएं लिखिए। तो इस तरह से आपके 12 नंबर प्रश्न, तो जो 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे करवा दिए गए। आप प्रश्न नंबर 3 में कौन कौन से प्रश्न वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 13, जिसमें उत्पादन फलन की संकल्पना कीजिए। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 में उस स्थिति में सीमांत क्या है। 16 वाला आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते यहाँ से आपको 17, 18, 19, 20 वाले सारे के सारे प्रश्न कर लेने। 21 प्रश्न, 22 प्रश्न, इनमें 4-4 नंबर के प्रश्न होने वाले। इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको इसमें करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने ये भी प्रश्न कर सकते हैं सेक्शन डी वाले। तो जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न आपको कर लें। जो प्रश्न बताए गए हैं वो आपके पेपर के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके जाना और सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लें। जो भी यहाँ पे बताएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 वाला प्रश्न देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद 23 वाला प्रश्न भी कर देख सकते हैं, जो 4 नंबर का आपका यहाँ पे है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाते हैं अर्थशास्त्र के। तो इस अर्थशास्त्र आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हो, चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 11वीं क्लास के जो राजस्थान बोर्ड का अर्थवार्षिक का पेपर होने वाला है, अर्थशास्त्र का जो पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड का, वो सारी की सारी पेपर का बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट देखना है। चैनल पर आप पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे कक्षा 11वीं का अर्थवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर है, जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का होने वाला, मतलब अर्थशास्त्र का होने वाला। और राजस्थान बोर्ड मतलब कि RBSC बोर्ड का ही आपका पेपर होने वाला है। तो ये स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस वीडियो को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख के जाएँ। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 11वीं क्लास का पेपर है, जो आपका इकोनॉमिक्स का पूरा विथ सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने अंकों में रोल नंबर डालना है ऊपर, और यहाँ पे आपको शब्दों में अपने रोल नंबर लिख लेना है। इसके अंदर 34 प्रश्न होने वाले। टोटल 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। और ये टोटल समय आपका यहाँ पे 70, जो आपका पूर्णांक यहाँ पे 70 नंबर का होने वाला है। तो इसमें आपका अर्थशास्त्र में कला एवं वाणिज्य समूह दोनों इसमें होने वाला है। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इसमें हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश पढ़ लेने, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके यहाँ पर निर्देश दे रखे। तो निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसमें हम करने वाले प्रश्नों की बात की, कौन कौन से इसमें प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे खंड ए से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें सेक्शन ए करना है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं आपके, जिसमें पहला प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपका एक नंबर के प्रश्न आपके पूरे के पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये हमें यहाँ पे बता। तो स्मिथ को लिख देंगे, पहला आपका स्मिथ आ जाएगा। दूसरे में मानवीय श्रम का प्रतिफल क्या है। मानवीय
मानवीय श्रम का प्रतिफल क्या है? लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी। तो क्या आ जाएगा? मजदूरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा समस्त मौद्रिक संसाधन है? M1, M2, M3, M4। तो इसमें क्या आ जाएगा? समस्त मौद्रिक, तो M3 आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। सट्टा प्रयोजन के लिए क्या कर लेना आपको यहाँ पे? सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है बैंक, लाभ, आय, ब्याज। किस पर निर्भर करती है? सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? बैंक पर, लाभ पर, आय पर, ब्याज पर। किस पर निर्भर करती है वो हमें यहाँ पे बताना। तो इसका यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्याज पर। किस पे करती है? ब्याज पर। प्रश्न नंबर आपका 5 आ जाएगा। इसमें पूछा गया यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति होगी 0.25, 0.5, 1 या 0.75। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आने वाला है 0.75। इसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 मई से 30 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 7 आ जाता है। इसमें पूछा गया भारत में वस्तु सेवा कब लागू किया गया था? अप्रैल 2017 में, मई 2017 में, जून 2017 में, जुलाई 2017। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? आपका यहाँ पे कौन से तारीख को? जुलाई 2017 में लागू किया गया था। तो प्रश्न नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 8 आता है जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से व्यापार खाते की मद नहीं है। व्यापार खाते की मद नहीं, कौन सी मद नहीं है? वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, तो अंतर भुगतान नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? उपभोक्ता की रुचि का, एक फॉर्म के व्यापार का, वस्तु की कीमत का। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सभी फॉर्म, तो ये सभी आ जाएगा दा। 10 में अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है? अवसर लागत को आर्थिक लागत से या सीमांत लागत से, किससे जाना है इसको सीमांत लागत से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 11 आ जाता है। इसमें बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक है। बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय। तो आ और बा दोनों होगा। मांग फलन क्या है? प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया कि मांग फलन क्या है, ये हमें यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से यू आकार का वक्र नहीं है, कौन सा नहीं है यू आकार का वक्र, ये बताना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे कौन सा 13 में औसत परिवर्ती लागत नहीं है यू आकार का वक्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 14 जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं वो दीर्घकालीन में होते हैं। किसमें? दीर्घकालीन में। तो सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे बन जाता है, तो इसमें आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान भर लेने आपको सारे के सारे प्रश्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से देख ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके रिक्त स्थान होने वाले। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कीन्स की विशेष पुस्तक क्या है। दूसरा पूछा गया गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मद क्या है। तीसरा पूछा गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग खालिस्तान होता है। 14 पूछा गया वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय कहलाता है। ये क्या होगा? 1 नंबर का प्रश्न। इसका खालिस्तान फलन आगतों व निर्गतों के मध्य संबंध को यहाँ पे दिखाता है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच खालिस्तान के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत का निर्धारण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो सारे के सारे खालिस्तान आपको इस तरह से कर लेने, सारे के सारे आपको पढ़ने में आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो सारा का सारा आपके पेपर के लिए बताया, तो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को जाना शेयर करें। हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्न नंबर 30 में पूछा जाएगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कौन से प्रश्न? आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इसको आपसे 20 से 40 शब्दों में इनको लिखना है। तो जो चौथा प्रश्न पूछा इसे पूछा गया निवेश को परिभाषित कीजिए। इसके बाद 5वां पूछा गया कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शिक आर्थिक विश्लेषण में अंतर क्या है। 6 में पूछा गया अनाधिमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं। 7 वाले में पूछा गया आपसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8 में पूछा गया कि व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। 9 में पूछा गया कि गुणक की क्रिया को सापेक्ष में समझाइए। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया अल्पकाल तथा दीर्घकाल की
संकल्पना को समझाइए। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया बाजार संतुलन किसे कहते हैं, रेखाचित्र बनाइए। और 12 में आपको उपभोक्ता फलन दे रखा और निवेश फलन देखा, इसको संतुलन आय इसकी याद करनी। तो इस तरह से आपके 12 तक प्रश्न पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन कौन से वो भी हम इसमें देखते हैं। इस तरह से आपको सारे के सारे प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न देख लेने, इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये पेपर हो जाता है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितने क्वेश्चन इसमें बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको कर लेने, सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।